बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। यौमुल क़ुद्स फ़लस्तीनी मज़लूमों की हिमायत का दिन, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुमकिन। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब किस कदर अहमियत का हामिल, जबकि बिलावल की वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कोरोना मज़ीद 140 अफराद की जान ले गया। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, उधर भारत में भी कोरोना की सूरत हाल मज़ीद संगीन। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और आज जुमतुल विदा है। जुमतुल विदा को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जाता है। इनकलाब की कामयाबी के सिर्फ चंद महीने बाद ही अगर बात की जाए, यानी कि 13 रमज़ानुल मुबारक सन 1399 को हज़रत इमाम खुमैनी की तरफ से फ़लस्तीनी कौम की हिमायत के लिए इस दिन को रखा गया। इस दिन में नमाज जुमा को अदा करने से पहले फ़लस्तीन पर कब्ज़ा और उसकी आवाम पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ एतराज़ में मुजाहरे किए जाते हैं। अगर हम दुनिया के नक्शे की बात करें, दुनिया के नक्शे को देखें तो मालूम होता है कि जैसे फ़लस्तीन कम होता जा रहा है और इसराइल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया है ये हम सब के सामने है। इसके बावजूद फ़लस्तीन के मजलूम अवाम जिस जुल्म सितम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरे किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी बावर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि समहाउ मईशत भी इसराइल की मजबूत होती जा रही है। इसमें कौन कौन से ममालिक अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ फ़लस्तीन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, इनकलाब इस्लामी जो आया, इनकलाब ईरान जो आया, उसके बाद वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है कि बानिए इनकलाब इस्लामी ईरान इमाम खुमैनी ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाने का ऐलान किया और मसले की अहमियत को भी ये दिन उजागर करता है कि ये बड़ा अहम मसला है। इस सारी सूरत हाल पर हम ज़रा बात करेंगे कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, जो अरब ममालिक हैं उनका इसमें क्या किरदार है, ख़ास तौर पर अगर अमेरिका की बड़ी सपोर्ट हासिल है इसराइल को, और साथ ही साथ अगर ह्यूमन राइट्स जो चैम्पियंस हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इसी साइड पे उनका झुकाव नज़र आता है। तो अगर अमेरिका का झुकाव उस तरफ हो जाएगा तो फिर ये मसला कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, पाकिस्तान फर्दर क्या किरदार इसमें अदा कर सकता है, अरब ममालिक का क्या किरदार हो सकता है, मुहर्रिकात इसके पीछे क्या है, ये सारी सूरत हाल पर हम ज़रा बात करेंगे। मुझे माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बक़ाई साहब प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मतलब यौमुल क़ुद्स के तौर पर हम एक अरसे से मनाते आ रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इसराइल जो है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया और फ़लस्तीन कम होता जा रहा है। उसके बावजूद हम आगाह हैं कि किस तरह से वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक शहादत वहाँ पर हुई, हमने देखा। इसमें इस सारी सूरत हाल में जो मुहर्रिकात हैं वो मुहर्रिकात हैं क्या, मुहर्रिकात क्या क्या अहम किरदार क्या है? मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा किरदार है वो शायद मिडल ईस्ट की बदलती हुई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, या वहाँ की जो सियासत है वो अब उस तरह से पैलेस्टीनियंस के साथ नहीं है जिस तरह से थी। और इज़राइल को अमेरिका की पुष्टपनाही की वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है कि जो इज़राइली आइसोलेशन थी अब वो पैलेस्टीनियन आइसोलेशन बन गई है। तो आप देखिए जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पैलेस्टीनियन कॉज को वो इब्राहिम एकॉर्ड से हुआ, जिन एकॉर्ड्स जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में हुए, और इन एकॉर्ड्स के तहत 3 अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ में जिसमें यूएई सबसे अहम है उसने इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया और उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए। और बहुत लोगों का कहना है कि ये सूरत हाल मुमकिन नहीं थी अगर इसमें सऊदी अरब की मर्जी मंशा शामिल ना होती। आपको इदराक होगा इस बात का कि बीच में जब हमारे और सऊदी अरब के ताल्लुकात में थोड़ा सा तातुल भी था, इस वक्त तो ताल्लुकात कदर बेहतर फुटिंग पे हैं। चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ भी इस वक्त सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए हैं। तो एक के बात मीडिया में आई थी कि शायद पाकिस्तान पे ये प्रेशर है कि वो भी इज़राइल को रिकग्नाइज कर ले। पाकिस्तान बहरहाल उस प्रेशर को रेजिस्ट किया था, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जो इस वक्त सूरत हाल है मिडल ईस्ट की, वहाँ जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसकी पजीराई कदर कम हुई है और वो वाकई ये जिहाद जो है अकेले लड़ रहे हैं। मतलब अब देखिए सूरत हाल ये है कि इस वक्त पैलेस्टाइन में जो इंतफादा है वो कहते हैं कि टिकटॉक इंतफादा, मतलब लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल को रोकने वाला
समझिए वहाँ कोई भी नहीं है। और जो ईरान से इस वक्त गुफ्तगू हो रही है अमेरिका की और दीगर ममालिक की न्यूक्लियर डील को दोबारा रिस्टोर करने के लिए भी उसकी सबसे ज़्यादा मुखालिफत जो है आपको वो इज़राइल की तरफ से आ रही है। तो देखिए जो पैलेस्टीनियंस के साथ जुल्म हो रहा है उसके हवाले से तो कोई इब्हाम शक नहीं है, और इसी तरह कश्मीरियों के साथ भी हो रहा है। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक बायलैटरल रिलेशनशिप्स बिल्ड की हैं इजराइल के साथ, जिसमें यूएई का नाम सरे फहरिस्त है। और अब जो एक वीटो था अरब वर्ल्ड का इजराइल के ऊपर कि आप जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट का सलूशन नहीं देंगे, पैलेस्टीनियंस के राइट्स नहीं रिकग्नाइज करेंगे, जब तक इजराइल को रिकग्निशन नहीं मिलेगी, ये वीटो जो है आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इस जुम्मतुल विदा को जब हम इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये वीटो पैलेस्टीनियंस के हवाले से अरब वर्ल्ड ने खुद ख़त्म कर दिया अपने ज़ाती मफाद के। तो हुमा साहब, अमेरिका के अगर हम किरदार की बात करें, कश्मीर के हालात भी उसी तरह हैं जिस तरह से फ़लस्तीन के हालात हैं। फ़लस्तीन के हवाले से हम बहुत पहले से यौमुल क़ुद्स के तौर पर इस दिन को मना रहे हैं, एहतजाज भी करते आ रहे हैं। जिस तरह से आपने अरब ममालिक की बात की, अरब ममालिक भी कहीं ना कहीं ज़ाती मफादात की खातिर उस तरफ झुका होता है, जिसकी वजह से इसराइल की मईशत भी मजबूत होती जा रही है। लेकिन अगर हम अमेरिका के किरदार की बात करें, ह्यूमन राइट्स चैम्पियन की बात करें, इनकी वजह से ये मसला कितना मुश्किल होता जा रहा है? देखिए, मसला तो जाहिर है कि ज़्यादा गंभीर हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तमाम, अगर हम इसको बड़े तनाजुर में देखें तो ये तमाम सूरत हाल इसलिए ज़्यादा मखदूश हुई कि जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स थी वो सिर्फ अमेरिका के मरहून मिन्नत हो गई। और जब सोवियत यूनियन की डिसइंटेग्रेशन हुई तो उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं था अमेरिका को या इजराइल को कि वो मिडल ईस्ट में क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है। और जो आपने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में एक कोशिश की गई है कि ताल्लुकात बेहतर हों, इराक़ में एक मुलाकात हुई है जिसका अभी सऊदीज़ ने उसको अग्री तो नहीं किया है लेकिन डिनाई भी नहीं किया, और ये बात बिल्कुल अब वाज़े होकर सामने आ रही है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ये शायद सऊदी अरब की कोशिश हो सकती है पाकिस्तान और ईरान को इन्वॉल्व करके चाइना को इक्वेशन में लाने के लिए, क्योंकि अमेरिका जो है अब सऊदी अरब को बहुत सारी चीज़ों पर नॉक कर रहा है। बिलखुसूस यमन वॉर पे अब अमेरिका ने वाज़े तौर पे सऊदी अरब से कह दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। आपको पता है कि सऊदी अरब यमन वॉर में 72 घंटे में कहता था हम बाहर निकल आएंगे, आज 3 साल हो गए। और वो जो होटी मूवमेंट है वहाँ पर, जिसको सऊदी अरब का ख्याल है कि ईरान की पुश्तपनाही हासिल है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और सऊदी टारगेट्स पे अटैक करती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस सूरत हाल में सऊदी अरब के और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान कोई किरदार अदा करता है और चाइना इस इक्वेशन में वापस आता है, क्योंकि चाइना और ईरान के ताल्लुकात इस वक्त बहुत बेहतर फुटिंग पे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो मुस्लिम उम्मा की वीकनेसेस हैं, जो फ्रैक्चर्स हैं, वो किसी हद तक एड्रेस हो सकेंगे और वो एक रिपल इफेक्ट ला सकेंगे पैलेस्टीनियन सिचुएशन को भी बेहतर करने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो दो मुस्लिम कंट्रीज एक्चुअली पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट कर रही हैं ओपनली, वो एक टर्की है और वो एक ईरान है। इट इज़ नॉट हैपनिंग इन द सुन्नी अरब वर्ल्ड। और हुमा साहब, जो फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर यूएनओ का जो मुजरिमाना किरदार है, उस पर क्या कहेंगे? यूएनओ भी होस्टेज हो गया था यूनिपोलर वर्ल्ड का, क्योंकि उसकी फंडिंग अमेरिका करता था, तो लिहाजा यूनाइटेड नेशंस अल्फाज तो अच्छे अदा करता था लेकिन कुड डू नथिंग ऑन द ग्राउंड। तो यूएनओ जो था वो मल्टीलैटरलिज्म की एक वीक शक्ल है। पहले वो कोल्ड वॉर का शिकार था, 2 सुपर पावर्स और फिर एक सुपर पावर के समझे होस्टेज हो गया था। तो लिहाजा इन इशूज़ पे कुछ बहुत पेशरफ्त नहीं हो सकी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर और तमाम तर सूरत पर बात कर रही थी। मिडल ईस्ट, ख़ासतौर पर अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका के मरहून मिन्नत हो गए और ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा। इस मामले को हम तब तक उजागर करते रहेंगे, मुसलमान बेदार हो चुके हैं, तब तक एहतजाज होता रहेगा जब तक बैतुल मक़दस आज़ाद नहीं हो जाती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद पाकिस्तान में मुल्की तौर पर जो सियासी सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान अब जब तकारीर करते हैं तो हमेशा की तरह अपोजिशन पर तनकीद करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब वो लाहौर में खिताब कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने ये बात की कि जी पाकिस्तान में जो इंसाफ का सिस्टम है, इंसाफ का जो मामला है, उस पर उन्होंने बड़ा मायूसी का इजहार किया। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान इंसाफ पर मायूसी का इजहार क्यों कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म इमरान खान कम लग रहे थे शायद और अपोजिशन लीडर ज़्यादा लग रहे थे। एक तो इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर कराची में यानी 249 का जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें विफ्ता इस्माइल ने दरखास्त की दोबारा गिनती की जाए, और वो दोबारा गिनती के बाद भी नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बड़े जो है गर्म जुमलों का तबादला कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी हो रही है। तो क्या इस सारी कशीदगी के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बनेगी, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, किस कदर अहमियत का हामिल है। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान गलतियों का एतराफ़ करते हैं और दोहराते हैं ये क्लासरूम नहीं है। इस सारी सूरत पर बात करते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर किस तरह से कम हो सकता है, ये किस तरफ सारी सूरत जा रही है। राना अजीम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार है, मुझे प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले खान साहब की जरा तकरीर की अगर बात करूं तो जो उन्होंने इंसाफ की बात की, इंसाफ के निज़ाम पे, उस पर इतना मायूसी का इजहार क्यों कर रहे थे खान साहब? वज़ीर आज़म है खान साहब, ऐसे लग रहा था जैसे ऑपोजिशन लीडर के तौर पर वो बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ अर्से बाद वो अपोजिशन लीडर ही हों। उनकी सूरत हाल है, जो उनकी पार्टी के अंदर की सूरत हाल है, जो हुकूमत के अंदर की सूरत हाल है, जो हुकूमती अहम तरीन जराए जो बता रहे हैं कि उस सूरत हाल में तो मुझे लग रहा है कि खान साहब जो है वो दोबारा एक प्रैक्टिस शुरू कर लिया उन्हें बतौर अपोजिशन लीडर बनने की। लेकिन मेरी समझ से बाहर है। खान साहब जब भी तकरीर करते हैं वो एक ही बात कहते हैं, जिन इंसाफ नहीं मिल रहा, वो एक ही बात कहते हैं प्रोसिक्यूशन का निज़ाम दुरुस्त नहीं, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम दुरुस्त नहीं, प्रोसिक्यूटर रखने में किसने मदद की? इनका एक डिपार्टमेंट है, हुकूमत उन्हें सपोर्ट करती है, हुकूमत के लोग उन्हें सिलेक्ट करते हैं, हुकूमत की तरफ से सवारचांद जाती हैं, इसका बाकायदा एक मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरी होता है। तो आपकी अपनी हुकूमत में अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये तो फिर हुकूमत की नाअहली है ना। प्रोसिक्यूशन आप मुकम्मल करके भेजिए तो कौन सी अदालत भी किसी को रिलीज कर सकती है? 3% केस हो सकेंगे कि उसमें किसी को रिलीफ मिल जाएगा, बाकी 97% केस तो होंगे। अगर आपका प्रोसिक्यूशन ठीक होगा तो मामला ठीक होगा, मुलज़िम को सजा मिलेगी। ये बात पता नहीं क्यों नहीं ये खास साहब बताते कि इनके अपने अंदर से कितनी खराबियां हैं। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान मेरे बड़े करीबी ज़राए कहते हैं वो इस कदर मायूस हो चुके हैं कि जो पिछले दिनों में एक बातें चले कि असम्बलियां तोड़ देंगे, हम फलां कर देंगे, हम फलां कर देंगे, तो वो अंदर से एक मायूसी थी। अब इनके अंदर जो इनकी गुफ्तगू होती है, जो इनके करीबी लोग हैं, वो तो ये कहते हैं कि खान साहब जो ज़हनी तौर पर इस बात से तैयार हो चुके हैं कि मेरी हुकूमत अब खत्म हो रही है। क्योंकि हालात ऐसे हैं, इन हालात में कोई और सियासी जमात हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से खान साहब को ये वक्त मिल रहा है। क्योंकि सब समझते हैं कि इस वक्त पे जो भी हुकूमत लेगा वो डिलीवर नहीं कर सकेगा, और जब वो डिलीवर नहीं कर सकेगा तो खान साहब फिर दोबारा मजलूम बन जाएंगे, सियासी शहीद वो किसी को करना नहीं चाहते। जो दीगर सियासी जमातें किसी को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहती, तो वो चाहते हैं कि खान साहब जो है इनकी मुद्दत पूरी हो। और खान साहब समझते शायद कारकर्दगी की बुनियाद पे मुद्दत पूरी है, मुद्दत कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं, मुद्दत इसलिए कि वो खान साहब को जीरो करना चाहते हैं। और ये खान साहब के बहुत से करीबी लोग भी कह चुके हैं। मेरी आज ही एक बड़े अहम शख्स से बात हुई जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े करीब है, तो उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब आज जा रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं खुश है? उनके 3 साथी जो है वो इस विजिट से ड्रॉप हो चुके हैं। ये एक बड़ा अहम बात है कि उनके कौन से 3 साथी इस विजिट से ड्रॉप हो चुके हैं। ये रात तक आपके सामने आ जाएगा। और जो ड्रॉप हुए क्यों ड्रॉप हुए हैं, इसका मतलब है कि खान साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनको कुछ अदारे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज बेहतर नहीं। और अगर वो ड्रॉप हुए तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां कहां पे आने वाले दिनों में कौन कौन किस किस तरीके से ड्रॉप होगा। अच्छा, तो राना साहब, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा सऊदी अरब है, ये फिर अहमियत का हामिल है, इसका मतलब है? बेइंतहा अहमियत का हामिल है। आप ध्यान में रखिएगा कि सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात जो है खित्ते के लिए बहुत जरूरी है। खित्ते में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सऊदी अरब पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं, और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का होना बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से ये जो विजिट है, आप इसमें देखिए कि आर्मी चीफ जो है वो बाजवा साहब वो पहले जाते हैं, उनकी पहले मुलाकातें होती हैं और सारे मामला जो होते हैं वो जाकर डिस्कस होते हैं। अगर किसी जगह कोई गलतफहमी है, अगर किसी जगह कुछ और मामला है, तो ये सारे मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजिट है ये भी इसी ज़िम्मन में है। इस विजिट के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक खला बन चुका था, जो एक थोड़ी सी ऐसी सूरत हाल बन चुकी थी जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बाहर से बातें आ रही थी कि नाराजगी किसी तरफ से थी
तो ये इस दौरे से ये टूर से ये नाराजगी दूर हो जाएगी। तो इसमें बड़ा किरदार अदा किया है सऊदी सफीर के तवाफ है, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका दे रहा हूँ हालात के इस विजिट में, इस विजिट आने के लिए और उसमें बहुत से मामला को दुरुस्त करवाने के लिए कई दिन से ये काम चल रहा था, जिसमें सऊदी सफीर और कुछ अहम शख्सियात जो है पाकिस्तान की तरफ से भी उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक वक्त में शायद ये दौरा कैंसिल हो जाता, ये विजिट कैंसिल हो जाता, लेकिन कुछ लोगों की अमली की वजह से ये विजिट हो रहा है। और इस विजिट पाकिस्तान ना सिर्फ तल्लुकात बेहतर, मैं आपको ये भी बताऊं कि इस विजिट के बाद बहुत सी चीजें बेहतर होना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मामला हुकूमत की तरफ अगर हम देखें, हुकूमत को शायद इसमें इतना फायदा ना पहुंचे, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान को जरूर पहुंचे। अच्छा राना साहब, ये तो दौरे की बात होगी, खान साहब की बात होगी। अगर ऑपोजिशन की हम बात कर रहे हैं 249 में हम देख रहे हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा है, काफी गर्मा गर्मी है दोनों बड़ी पार्टियों के दरमियान। लेकिन दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात भी हो रही है। ये क्या सूरत हाल है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। पाकिस्तान पीडीएम वापस आएगी कि पीडीएम के इख्तियारात जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के पास हो। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, आज लाहौर में सहाफियों से जो गुफ्तगू की है मियां शहबाज शरीफ ने, उसमें तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि कोई 2 कदम बढ़ाएगा, हम 4 कदम बढ़ाएंगे। कोई का किसकी तरफ उसने इशारा किया, किसके हवाले से उन्होंने किया, क्यों ऐसा इशारा किया? और आप देखें कि ट्यून चेंज हो चुकी है। शहबाज शरीफ को अगर अदालत इजाजत मेरे ख्याल में, तो उसके बाद वो जो बाहर जा रहे हैं वो इलाज के लिए नहीं जा रहे ममाजरत से, वो बड़े भाई को समझाने के लिए जा रहे हैं। वो कुछ मामला जो तय हो चुके हैं वो वहां तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, वो बताने के लिए जा रहे हैं कि आप कुछ अर्से के खामोश रहे, तो क्वालिटी जो फायदा उठा रही है उससे बड़ा फायदा हम उठा लेते हैं। ये सारे मामला है जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और क्वालिटी हो या मुस्लिम लीग नून हो, ये दोनों अपने अपने दौर में लगे हुए हैं। दोनों ने इस मौजूदा सेटअप में क्या कमाना है, किसने पीडीएम के को आगे रख के पीडीएम की कुर्बानी देकर कितना पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, किसने कितने पैसे इकट्ठे नहीं करने, ये हो रहा है। दूसरी चीज आप ध्यान में रखिएगा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की बहुत सी शख्सियात जो है वो भी नैब के शिकंजे में आने वाली है। एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में स्कैंडल सामने आ रहा है, जो एक खालिद सुरंगी नामी शख्स जो है वो सामने लेके आएगा। मैं आपको ये ब्रेक कर रहा हूँ, और दुबई से ये स्कैंडल आएगा, और स्कैंडल के बाद बड़ी सियासी शख्सियात जो है वो शिकंजे में आने वाली हैं। तो ये बड़ी चीजें जो है आने वाले दिनों में होगी। और लेकिन पीपल्स पार्टी कभी पीडीएम को उस तरह लेकर नहीं कि मुस्लिम लीग नून भी अब फैसला कर चुकी है कि अगर पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ले रही है तो हम भी अपना हिस्सा लें। हम मौलाना फजलुर रहमान की वजह से अपनी आने वाली सियासत जो है खराब क्यों करें। और 2023 के लिए तैयारी पीपल्स पार्टी लगातार तैयारी कर रही है कि कराची के इलेक्शन जो है, इसको कराची का इलेक्शन है समझे, ये कराची का इलेक्शन, अगर आप बतौर एंकर आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कराची के इलेक्शन में क्या हुआ है, क्यों पीपल्स पार्टी जीती है, इसके पीछे कौन था, और जीतने के अब एक सीट से हुकूमत को नुकसान कम हुआ है, फायदा ज्यादा हुआ है कि अपोजिशन कितने हिस्सों में तकसीम हो गए। और आने वाले दिनों में अपोजिशन का आपस में क्या हाल होगा। एक सीट देने से अगर कई चीजें बचे तो ये हिकमत ठीक रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़कार हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी। और दूसरी तरफ ईद के बाद पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो जो बढ़ने जा रहा है, नैब के जो केसेस हैं वो और मज़ीद शख्सियात के खिलाफ खुलकर सामने आ जाएंगे, नैब का घेरा तंग हो जाएगा। लेकिन समहाउ पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, मुआशी तौर पर भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। तो पॉलिटिकल टेम्परेचर जब तक कम नहीं होगा पाकिस्तान मजमूई तौर पर तरक्की नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, ये दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। खित्ते में सऊदी अरब के साथ साथ ताल्लुकात जो हैं वो हमारे बड़े अहम है। अब देखते हैं कि दौरे पर वापसी पर खान साहब क्या लेकर साथ आते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काफ़ी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। मुकम्मल तौर पर कल से पाकिस्तान में लॉकडाउन हो जाएगा। हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 140 हलाकतें हुई हैं, जबकि 4298 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ एक और चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये देखने में आई है कि पहले जो लोग
वैक्सीन की तरफ नहीं जा रहे थे, अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी काफ़ी रश नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा भाम यह है कि वैक्सीन करवाने के बाद भी मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम ज़रा बात करेंगे कि क्या ईद के बाद सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में रश उसी तरह से बढ़ता जा रहा है और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके हवाले से भी जिस तरह से शेख रशीद साहब ने रावलपिंडी में पोली क्लिनिक का दौरा किया और उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो इस अस्पताल को कोविड अस्पताल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इतनी अगर सूरत हाल ख़राब होती नज़र आ रही है तो उसके बाद हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कहाँ स्टैंड करेगा? हेल्थ सिस्टम हमारा ऑलरेडी फ्रेजाइल है। भारत के हम हालात देख रहे हैं, खान साहब ने भी तकरीर करते हुए यही बात की कि अगर आपने एहतियात ना की तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी भारत जैसे हालात हो जाएंगे और ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में फराहम नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ जो कोर्ट है उसकी तरफ से भी, अदालत की तरफ से भी कहा गया कि ऑक्सीजन की जो है वो कीमत तयन की जाए, मुकर्रर की जाए, ताकि ऑक्सीजन की कीमतों के हवाले से किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना आ सके। तो मजमूई तौर पर ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है, हुकूमत लॉकडाउन कर रही है, हेल्थ सिस्टम के हवाले से हम बात करेंगे, वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे, कोरोना केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, क्या ईद के बाद सूरत हाल मजीद सख्त हो सकती है? क्या ये लॉकडाउन मजीद प्रिवेल कर सकता है? हुकूमत को मजीद क्या करना चाहिए? इस पर बात करेंगे। सरबरा कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब हमने देखा कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जी हालात काफी खतरनाक हो रहे हैं तो 8 तारीख से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बाजारों में रश कहीं ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर नॉर्मल हालात होते तो शायद इतना ज्यादा रश ना होता? अब ईद के बाद केसेस मजीद बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं केसेस, क्योंकि सूरत हाल यही है कि इससे तो मैं एग्री नहीं करता कि नॉर्मल हालात होते तो रश नहीं बढ़ता, क्योंकि होता ये है कि आप देखें रमज़ान के महीने में यूजुअली शाम के वक्त लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, रोज़ा खोलने के बाद या खाना खाने के बाद, और सारा रश जो है वो रात के 8-9 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक चलता है। और ये 4-5 घंटे जो हैं ये क्रिटिकल होते हैं, जिसमें बहुत लोग भरी हुई हैं, दुकानें होती हैं और कोई नहीं होता। इन्होंने जो शाम को जो बंद करा है कि शाम को दुकानें बंद रहेंगी, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी दिन भर, लोगों को दिन में ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, रोज़ा इफ्तार से पहले ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फैसला है ये, क्योंकि रश जो है वो नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल हिंदुस्तान में है, और क्योंकि वहाँ पे 3 नए म्यूटेशंस डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे कोरोना फैल रहा है और अब नेपाल तक पहुँच गया है, और नेपाल में भी अब इमरजेंसी की सिचुएशन आने लगी है, और खुदा न खास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से वाया दुबई या दूसरे तरीके से अगर पाकिस्तान ये वेरिएंट्स और पहुँच जाते हैं, ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन और ब्रिटिश B117 तो ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अभी भी हम अपने लिमिट्स पर हैं तकरीबन, हॉस्पिटल के लिहाज से, वेंटिलेटर्स के लिहाज से, और जो स्टाफ है उसके लिहाज से, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिहाज से हमारे तकरीबन सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और अगर ये खुदा न खास्ता 50% भी इंक्रीज़ होता है तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट होगा और फिर संभाल नहीं पाएंगे। इंडिया में तो तकरीबन जितना उनके पास कैपेसिटी थी उससे तकरीबन 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है सिचुएशन। क़यामत का समा है इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो कुछ हो रहा है इस वक्त। और डॉक्टर साहब, जो चाइना में एक नया वायरस दरियाफ्त हो गया B1716, गुज़िश्ता हफ्ते की ये खबर है, और जब पाकिस्तान में ब्राज़ीलियन और अफ्रीकन वेरिएंट की बात की जा रही थी उसी दौरान ही ये खबर आई थी, वो भी ख़तरनाक है? जी बिल्कुल, इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स अब हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये बन रहे हैं। कोई 132 इसकी शक्लें हमने, या 140 के करीब नई शक्लें हमने कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है कराची यूनिवर्सिटी में, वहाँ लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, वहाँ हमने आइडेंटिफाई करी हैं और रोज़ाना की और हर हफ्ते की बुनियाद पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह ये शक्ल बदल रहा है और कहाँ पे कोई 30,000 मॉलिक्यूल्स की एक लड़ी है इसके RNA में, इसके स्ट्रक्चर में, तो किस जगहों पे एक्चुअली ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। और अगर तब्दीलियाँ उस जगह पे आ जाती हैं जहाँ स्पाइक प्रोटीन, जहाँ कांटे लगे होते हैं, ये गोल सा एक फुटबॉल नुमा होता है, तो उन कांटों में अगर तब्दीलियाँ आ जाती हैं तो फिर वो बहुत, और यही हुआ है B117 में और जो दूसरे वेरिएंट जिसका आपने जिक्र किया, तो बहुत ज़्यादा आसानी से ये खलियों में दाखिल होता है, बहुत ज़्यादा आसानी से बीमारी फैलती है और बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। और यही हिंदुस्तान में हो रहा है और ब्राज़ील में और कुछ और ममालिक में हो रहा है। और इसको कंट्रोल करने के 2 ही सूरतें हैं, या तो आपकी 80-90% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीन लग जाए, उसके लिए कम से कम आपको 1.5-2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो रही है, और या दूसरा ये है कि आप एहतियात करें
और दूर रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें और मास्क के ऊपर सख्ती। लेकिन अब तो हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं, जब वैक्सीन का आगाज हुआ था तब बहुत कम लोग आ रहे थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए, लेकिन शायद अब खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोगों में भी खौफ प्रिवेल कर गया है, तो लोग अब वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काफी रश दिखाई देता है हमें। जी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि हिंदुस्तान की खबरें अब यहाँ पहुँच रही हैं और हर एक को ये खतरा हो रहा है कि जो हिंदुस्तान में सूरत हाल है वो यहाँ ना हो जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो गालिबन शहरों की हद तक महदूद है। जो आप देहातों में जाएं तो वहाँ तो अभी भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस कोई चीज़ होती है, और वैक्सीनेशन के लिए अक्सर लोग तैयार नहीं हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको अपने 80-90% लोगों को वैक्सीनेट कराना है, तो ज़्यादातर आबादी तो देहातों में है, तो वहाँ पे लोगों को कन्विंस करना है मीडिया के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से कि वहाँ के लोग भी सब के सब अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। वरना अगर किसी जगह ये फैलेगा तो पूरा मुल्क अफेक्ट होगा। एक मुल्क में फैलेगा तो दूसरे ममालिक अफेक्ट होंगे, और एक मुल्क के अंदर फैलेगा तो वो पूरा मुल्क अफेक्ट होगा। आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आते जाते लोग रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम सब एक ही किश्ती में सवार हैं हम सब, तो हमें इसके लिए सब मिलकर तो डॉक्टर साहब, ये जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन मुअस्सर है, या उनके लिए तो ये वैक्सीन मुअस्सर नहीं होगी? क्योंकि वैक्सीन की जो ट्रायल किए गए थे वो तो पहले वाले वेरिएंट जो पहली दूसरी तीसरी लहर में उस वायरस के हवाले से किए गए थे। बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं किस हद तक ये वैक्सीन कामयाब होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस मेरे इल्म में आए हैं जो वैक्सीनेट हो गए थे और उसके महीना 2 महीने बाद वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के उनको फिर कोरोना हुआ और उनकी अमवात भी हो गई हैं। तो ये नए वेरिएंट्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसके लिए फिर कॉन्स्टेंटली जैसे वेरिएंट्स डेवलप होते हैं उसी तरह आपको वैक्सीन भी नई डेवलप करनी पड़ेंगी, और ये जो है ये दोनों चीज़ों को साथ करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसानी से कंट्रोल होने वाला मामला जब ही हो सकता है जब आपकी 80-90% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए, वायरस की जो क्वांटिटी है मुल्क में वो दब जाए, जैसे चाइना में किया है। चाइना में 5, 10, 15 केसेस पूरे चाइना में हो रहे हैं रोज़ाना, जो कि ना होने के बराबर है। तो वो उसमें फिर कोई वेरिएंट नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारे वो वेरिएंट बन ही नहीं पाते। तो डॉक्टर साहब, अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो उसके बाद अगर नया वेरिएंट आपको इफेक्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर आप पहले से जो कोरोना वायरस का बिहेवियर चल रहा है उससे आप इफेक्ट नहीं हो सकते, या उससे भी इफेक्ट हो सकते हैं? दोनों से आप अफेक्ट हो सकते हैं। नए वेरिएंट से तो अफेक्ट होंगे भी, लेकिन नए वेरिएंट से भी खासी प्रोटेक्शन मिलती है। ये कहना कि उससे आप प्रोटेक्ट नहीं होंगे ये गलत है, लेकिन किस हद तक प्रोटेक्ट होंगे ये सवालिया निशान ज़रूर है, क्योंकि डेटा पूरा नहीं है। लेकिन प्रोटेक्शन तो आपको सब वेरिएंट से मिलेगी, लेकिन किस हद तक मिलती है वो डिपेंड करता है, क्योंकि जितने क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे वो पिछले वाले वेरिएंट्स के ऊपर हुए थे। इन नए वेरिएंट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स नए वेरिएंट्स पर रिसर्च चल रही है, कहाँ तक पहुँचे हैं रिसर्च में आप? रिसर्च से जो कुछ हो रही है उससे पता तो चल रहा है हमें कि ये नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, लेकिन जब तक के वैक्सीन्स ऐसी नहीं, उन वैक्सीन्स के खिलाफ क्लिनिकल ट्रायल्स बाकायदा 30,000 लोग 50,000 लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स ना हो दुनिया में इन नए वेरिएंट्स के खिलाफ, जब तक उसका डेटा कलेक्ट ना हो, जब तक कबल वक्त होगा ये कहना कि ये नए वेरिएंट्स के खिलाफ किस हद तक इफेक्टिव हैं। लेकिन एक हद तक तो इफेक्टिव होंगे, क्योंकि वैक्सीन खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, लेकिन किस हद तक होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता इन नए वेरिएंट्स के खिलाफ, जब तक कि दुनिया में क्लिनिकल ट्रायल्स अमेरिका और यूरोप में भी नहीं हुए हैं इन वेरिएंट्स के खिलाफ प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स। बच्चों के लिए अब उन्होंने शुरू किए हैं और कुछ वैक्सीन आनी शुरू हुई है बच्चों के लिए। पहले तो बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं थी। वैक्सीन के लिए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है 2 रोज़ पहले कि वो पेटेंट्स को अब रिकॉग्नाइज ना किया जाए, बल्कि लोगों के लिए आम कर दिया जाए। लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इसके एहतियात करना ज़रूरी है, एहतियात ही बरती जाए, फासला रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सरबराह कोरोना टास्क फोर्स हमारे साथ मौजूद थे। ईद पर अपना भी ख्याल रखिए, अपने तमाम आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए, फासला बरकरार रखिए, क्योंकि जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे तब तक आप महफूज नहीं रह सकते। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।